हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं प्रिया और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथ। यू नो व्हाट गाइस, मैथ मतलब मैथ जो होगी वो हमारी इंटर और ट्वेल्थ बेस्ड होंगे। पूरा जो सिलेबस होगा ये ट्वेल्थ और इंटर का होगा। और गाइस मैं जो आज जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस इसको पढ़ने में। सो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। मैट्रिक्स को हम हिंदी में कहते हैं आव्यूह, ठीक है। और मैट्रिक्स शब्द का यूज सबसे पहले जे सॉल्वेस्टर ने 1850 में इसका यूज किया था। सबसे पहले मैट्रिक्स का यूज सबसे पहले किया था जे सॉल्वेस्टर ने। और इसका जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो हमारे थे आर्थर कैले ने। इसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1858 में। इन्होंने बताया था कि मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है हमारी। तो देखते हैं जे सॉल्वेस्टर। जे सॉल्वेस्टर ने 1850 में इसका यूज किया था। मैट्रिक्स शब्द का यूज सबसे पहले 1850 में जे सॉल्वेस्टर ने किया था। और हमारे आगे कैले थे जो वैज्ञानिक, इन्होंने 1858 में मैट्रिक्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बताया था कि मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है हमारी। और जो मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग करते हैं वो हम लोग किस लिए करते हैं। मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग करते हैं जो हमारे मतलब किसी को अगर हमें व्यवस्थित क्रम में रखना है या कभी भी मतलब किसी को हमको बैठाना है व्यवस्थित क्रम में रो और कॉलम्स में, तो हम लोग उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स क्या होती है, मान लेते हैं 3 शॉपकीपर्स हैं हमारे, सोहन, मोहन और राम। तो इन्होंने फर्स्ट मंथ में जो हमारी मतलब बिक्री की है वो कितनी की, किस चीज़ की कितनी की है, ये अगर हम लोग को रखना है एक क्रम में तो हम लोग कैसे रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कॉफ़ी का मोहन ने पहले मंथ में कितनी बिक्री की है हमारी, मान लेते हैं 40, ठीक है। मोहन ने फर्स्ट मंथ में हमारी कॉफ़ी की बिक्री की थी, वो थी हमारी 40। और सोहन ने जो मतलब फर्स्ट मंथ में बिक्री की थी वो तो हमारी 40। और जो मोहन ने की थी वो है हमारी 45। और राम ने कितनी की है 50। टी, सोहन ने पहले मंथ में टी की जो बिक्री की थी वो थी हमारी 30, ठीक है। और मोहन ने 35 और राम ने 25। और फर्स्ट मंथ में सोहन ने मिल्क की बिक्री की थी 32 और मोहन ने की थी हमारी 30 और राम ने की है 35। गाइस इन्होंने इससे ये रखने से मतलब पता चल गया हमारा कि पहले मंथ में सोहन, मोहन और रोहन ने कितनी बिक्री की है कॉफ़ी, टी और मिल्क की। तो ये जो हमने क्रम में रखा है एक व्यवस्थित क्रम में, यही हमारी मैट्रिक्स है। और हम इसको ऐसे दिखने में ना थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, इसको हम बड़े ब्रैकेट से डिनोट कर लेते मतलब रख लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा रहने लगे। बड़े ब्रैकेट का यूज़ हम लोग ब्रैकेट का यूज़ इसीलिए करते हैं मैट्रिक्स को एक अच्छे क्रम में दिखाने के लिए, रख के अच्छी से हम लोग उसको एक क्रम में व्यवस्थित क्रम में रख सकें। और हम लोग अगर इसको डिनोट करना चाहें किसी तो किसे करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से हम इससे डिनोट कर सकते हैं। A to Z आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट मैं जो डिनोट कर रही हूँ वो A से है, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई कि किसने फर्स्ट मंथ में कितनी बिक्री की थी। तो इसको हमने किस में रखा है, एक व्यवस्थित क्रम में रखा है, रो और कॉलम्स में। तो कैसे पता करें क्या हमारा रो है, कौन सा हमारा कॉलम्स है। तो गाइस जितने भी हमारे हॉरिजेंटल्स होंगे वो सारी हमारी रो होंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी हैं हमारी, ये सारी हमारी रो है। तो जितनी भी हॉरिजेंटल होंगी वो सारी हमारी रो होंगी और जितनी भी वर्टिकल्स होंगी वो सारी हमारी कॉलम्स होंगी। ये जितनी भी हैं हमारी कॉलम्स हैं। तो जितनी भी हमारी हॉरिजेंटल है वो सारी हमारी कॉलम है। तो इससे हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। तो ये होती है हमारी मैट्रिक्स। किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को या किसी भी लोगों को अगर हमें क्रम में
बैठाना है तो हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं कि किसको किस क्रम में बैठाया जाए। और गाइस एक नॉर्मल सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि मतलब मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। नॉर्मल सा एग्जांपल, आप जिस फोन का यूज़ कर रहे हैं उसमें जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें भी एक मैट्रिक्स का यूज़ किया गया है। उसकी जो स्क्रीन देखिए एक शेप में है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है हमारी, तो उसमें जो मैट्रिक्स लगी हुई है वो भी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक्चुअली मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें से एक होता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स का यूज़ हमारे फ़ोन की स्क्रीन को बनाने में किया जाता है कि उसमें भी हमारी एक मैट्रिक्स लगी हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो मैट्रिक्स होती है उसका यूज़ हम लोग एक किसी चीज़ को क्रम में, व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि और क्रम। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स की कोटि और क्रम ज्ञात कैसे किया जाता है, ये हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो हम जो मैट्रिक्स बनाने वाले हैं वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी हमारी। तो हम देखते हैं A11 और ये A11 क्या होता है? A11 का मतलब होता है हमारा ये पहली रो का पहला कंपोनेंट है हमारा, मतलब पहली रो है और पहला कॉलम है हमारा। तो A11 से हमें ये पता चलता है कि ये पहली रो का पहला कंपोनेंट है। तो और A12 से ये पता चल रहा है कि हमारी पहली रो का दूसरा कॉलम है, दैट इज A1n। और A21, A22, A23, that is A2n, AM1, AM2। तो गाइस ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई बनके। ये हमारी है m क्रॉस n की मैट्रिक्स, m क्रॉस n की मैट्रिक्स। हमने m क्रॉस n ही क्यों कहा? क्योंकि हम जो मतलब कि जो हम क्रम और कोटि को लिखते हैं ना, जो हमारा ऑर्डर होता है वो रो क्रॉस कॉलम होता है, और रो क्रॉस कॉलम। और अगर हम कॉलम क्रॉस रो करेंगे तो हमारी पूरी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। कभी भी ये मत करिएगा कि रो क्रॉस कॉलम होता है हमारा, मतलब कभी भी आप कॉलम क्रॉस रो मत करिएगा। हमेशा जो मैट्रिक्स होती है वो रो क्रॉस कॉलम में ही बनाई मतलब लिखी जाती है। मतलब मैट्रिक्स की जो कोटि होती है वो हमेशा रो क्रॉस कॉलम में लिखी जाती है। अगर हम लोग कॉलम क्रॉस रो कर देंगे तो हमारी पूरी मैट्रिक्स गलत हो जाएगी। इसीलिए m क्रॉस n ही होता है। और m क्रॉस n क्यों? देखिए जो हमारी मतलब रो है वो हमारी m है, और जितनी भी हमारी जो कॉलम्स हैं वो हमारे n है। हम कैसे जानेंगे? देखिए कितनी हमारी रो है, जितनी भी हमारी हॉरिजेंटल होती है वो सारी हमारी रो होती हैं। तो हॉरिजेंटल देखिए कितनी है, 1 2 डेट इज m। तो ये m तक हमारी रो गई है ना, तो ये हमारी m रो हो गई। और हमारी जो मतलब कॉलम्स हैं वो देखिए 1 2 3 डेट इज n। तो n हमारे कॉलम्स हैं, है ना। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। तो कितने हमारी m रो है और n हमारे कॉलम्स हैं, तो हो गई m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो ये था, ये तो हमारी m क्रॉस n की मैट्रिक्स हो गई। अगर हम लोग और कोई मैट्रिक्स देखें, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था कि ये मैट्रिक्स बनाई थी, तो हम इसमें देखते हैं इसकी कोटि क्या होगी हमारी। तो देखिए ये इसमें कितनी रो है, हमने कितनी रो है, 1 2 3, तो इसमें कितनी रो है हमारी, 3 रो है, ठीक है। तो 3 सबसे पहले रो ही लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम होता है, ठीक है गाइस। अगर आप कॉलम क्रॉस रो कर देंगे तो मैट्रिक्स हमारी गलत हो जाएगी, मैट्रिक्स की कोटि गलत हो जाएगी। और अभी देखिए ये इसमें कॉलम्स कितने हैं हमारे, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर अब हमको जानना है कि जो मतलब जो मैट्रिक्स हमारी ये बन के तैयार है इसमें कितने कंपोनेंट्स उपस्थित हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे?
अगर हम 3x3 कर दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब चेक कर सकते हैं इसमें 9 कंपोनेंट्स व्यवस्थित होंगे, हमारे 9 कंपोनेंट्स इसमें रखे हुए होंगे इस मैट्रिक्स में। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, 3x3 की ये मैट्रिक्स है और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो 9 कंपोनेंट्स हमारे व्यवस्थित रखे हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स और ये हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और अब हम लोग देखेंगे गाइस कि हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी कई बहुत सारे टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया हमारा, और रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गई हमारी, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम सारे टाइप्स देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देख लेते हैं। चलिए गाइस हम देखते हैं कि अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स। मैट्रिक्स के कई सारे टाइप्स होते हैं और पहला टाइप होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है स्थिरीज, है ना। तो जितनी भी, और हॉरिजॉन्टल हमारी होती क्या है, रो होती है ना। तो मतलब इस डिफिनीशन से ये पता चल रहा है कि जो हमारा शेप होगा वो हॉरिजॉन्टल टाइप्स का कुछ दिखना चाहिए। जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी उसमें हमारी जो रो की संख्या है, वो जो रो की संख्या होगी वो कॉलम की संख्या से कम होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। क्यों हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो रो की संख्या है हमारी वो कॉलम की संख्या से कम है। इसमें रो की संख्या कितनी है, 2 है ना, और कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स की जो कोटि है पहली बात तो 2x3 की है, ठीक है। और इसमें जो मतलब रो की जो संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम है। ये हॉरिजॉन्टल, इसलिए हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। और अब इसका शेप देखिए, कुछ हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है नहीं शेप में। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गई। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में एक चीज़ कॉमन से याद रखिए कि m लेस देन n होना चाहिए, मतलब रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होनी चाहिए, वो होगी हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप और मतलब कि कुछ भी मतलब बनाइए आप मैट्रिक्स, उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो। ये तो मैंने 2x3 की बनाई, आप 3x4 की भी बना सकते हैं या 5x6 की बना सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, मतलब m इज लेस देन n, ठीक। अब हम अगली देखते हैं कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है। वर्टिकल मतलब होता है हमारा, हिंदी में कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो जो हम ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये स्तंभ के आकार की होगी, दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ यूं बनेगी। इसका मतलब इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होगी, मतलब m इज ग्रेटर देन n होगा हमारा, m इज ग्रेटर देन n। कॉमन सी बात ये याद रखिए, m इज लेस देन n है तो हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, m इज ग्रेटर देन n है तो हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें जो हमारी रो की संख्या है वो कितनी है, 3 है, और जो हमारी कॉलम की संख्या है वो कितनी है, 2 है। ये कितनी किसकी मैट्रिक्स है, ये हमारी 3x2 की मैट्रिक्स है ना। तो ये और ये तो हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 3x2 की मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो कंपोनेंट व्यवस्थित है वो कितने होंगे, 3x2 का एक 6 होगा ना, तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हमारे व्यवस्थित होंगे। तो ये तो हो गई हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स। अब एक बार हम और रिपीट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। और
से कॉम सीधी सीधी बात है कि m लेस देन n होगा तो हमारी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगी, और हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? वर्टिकल मैट्रिक्स होती है जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम हो, मतलब m इज ग्रेटर देन n होगा तो वो हमारी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होगी। हॉरिजेंटल होता है मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर होने वाला है, मतलब स्क्वायर होगी, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगी तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी ना, वर्ग के आकार का। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर मैट्रिक्स ये देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 4। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की है, देखिए। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हमारे व्यवस्थित हैं। तो ये इसमें कुछ भी नहीं याद करना, ये तो हमारी डिफिनीशन से ही याद रहेगी कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होगी वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और आप 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर हम लोगों ने 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाई तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। फिर 3 क्रॉस 2 तो फिर हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए तभी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मतलब क्या होता है? स्तंभ, है ना। तो जो मतलब कॉलम मैट्रिक्स ये भी हमारे डिफिनेशन से ही याद, मतलब इसके नाम से ही हम लोग याद कर सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम क्या है मतलब स्तंभ, और स्तंभ की संख्या अगर एक है और रो हमारी कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सी, कि अगर स्तंभ हमारा एक है और रो हमारी मतलब जो हमारी पंक्तियां हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल 1 क्रॉस 1 2 3, ठीक है। ये हमारी कितनी मैट्रिक्स है? 1 2 3, मतलब 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इसमें जो हमारी n है ये 1 है और m हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, m हमारा कुछ भी हो सकता है गाइस। तो ये हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। हम याद रखेंगे कि अगर m हमारी कुछ भी होगी, कॉलम मैट्रिक्स क्या है ना, सिंपल सी बात है, कॉलम हमारा एक होगा और मैट्रिक्स हमारी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। और हमें कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, हमें मतलब इसकी जो मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि मैट्रिक्स क्या होगी। तो ये m क्रॉस n, इसमें m हमारा 3 है और n हमारा 1 है। n हमेशा 1 ही होगा और m हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारी हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। तो ये तो हमारी हो गए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए देखते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं अगला हमारा क्या था, रो मैट्रिक्स गाइस। तो ठीक है, हमने कॉलम मैट्रिक्स देख लिया था, तो हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसको ये भी हमारे वर्ड से ही पता चल रहा है। रो मैट्रिक्स इसका मतलब जो हमारी पंक्ति होगी वो एक होगी और हमारे रो होंगे वो कुछ भी हो सकती है, हमारे कॉलम की संख्या जो हमारी होगी वो कुछ भी हो सकती है। और रो मतलब हमारा था पंक्ति ना, तो रो हमारी एक ही होगी और हमारा कॉलम वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, इसमें रो कितनी है? एक, कॉलम हमारी कितने 1 2 3, तो ये हमारी कौन सी 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है हमारी। तो हाँ, इससे ये पता चल रहा है हमारी जो रो पंक्ति की संख्या होगी वो एक होगी और हमारे स्तंभ होंगे वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। मतलब m
रो मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। जीरो मैट्रिक्स तो कौन सी होता है, इसमें जो मैट्रिक्स होगी इसके सारे कंपोनेंट्स हमारे जीरो होंगे। देखिए 0 0 0 0, ये हो जाएगी हमारी 2x2 की मैट्रिक्स होगी हमारी। और ये देखिए इसके जो मतलब जीरो मैट्रिक्स होगी, अगर मतलब सारे कंपोनेंट्स अगर हमारे जीरो हैं तो वो हमारी नल मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स कह लो या जीरो मैट्रिक्स कह लो। तो ये तो हो गई हमारी जीरो मैट्रिक्स, ठीक है गाइस, इसमें कुछ हानि खास। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी। यूनिट मैट्रिक्स को हम ना, जैसे हम लोग बाकी जो मैट्रिक्स थे उसको ए से डिनोट कर देते थे, लेकिन हम यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, ये मैट्रिक्स होगी, इसके जो विकर्ण में उपस्थित जो कंपोनेंट्स होंगे हमारे वो 1 होंगे, और जो बाकी सारे कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे 0 होंगे। ये मतलब इसको हम कह सकते हैं 1, इसमें जो विकर्ण में उपस्थित होंगे हमारे जितने भी कंपोनेंट्स वो हमारे 1 होंगे, और बाकी जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो सारे 0 होंगे। यूनिट मैट्रिक्स का एक ही रूप होता है और वो ये 3x3 की मैट्रिक्स है गाइस। इसके जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स होंगे वो सारे 1 होंगे। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको ऐसे दिखाई दे जाए कि उसके विकर्ण के उपस्थित कंपोनेंट्स वो हमारे 1 हैं और बाकी कंपोनेंट्स हमारे 0 होंगे, तो वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी। यूनिट मैट्रिक्स कह लो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स हमारी क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स देखने से पहले हम देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो इसके जो विकर्ण में उपस्थित जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे 1 2 3 कुछ भी होंगे, ठीक है, 1 2 3 x y z आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे हमारे वो सारे हमारे 0 होंगे। तो वो होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। आप देख सकते हैं इसके जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स हैं 1 2 3, और मतलब और जो हमारे बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे हैं 0। तो ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का कोई ऐसा रूप हमें दिखाई देगा तो वो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। देखिए डिफरेंट है, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस है। यूनिट मैट्रिक्स के जो मतलब कंपोनेंट्स होंगे वो मतलब विकर्ण जो उसके जो विकर्ण में जो उपस्थित कंपोनेंट्स होंगे वो 1 होंगे, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 2 आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें सारे कंपोनेंट्स हमारे 1 ही होंगे। आप ये भी नहीं कर सकते कि यहाँ 2 लिख दें सारे 2 हो जाएंगे 2 2 2, तो विकर्ण में उपस्थित सारे कंपोनेंट 2 हो, ऐसा भी नहीं होगा, वो हमारी यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगी। अगर विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स हमारे 1 हैं तो ही हमारी यूनिट मैट्रिक्स होगी, और बाकी कंपोनेंट्स हमारे 0 होने चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि 1 2 3 विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं हमारे वो सारे 0 होंगे। तो ये होती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में डिफरेंस है ये हमारा, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की है हमारी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है।
दिस आर्ग्यू, ठीक है। तो इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। ये देखिए, इसके जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। मतलब आप लिखे कुछ भी, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे या 4 लिखे, लेकिन सेम होने चाहिए। सारे जो विकर्ण के कंपोनेंट्स हैं हमारे वो सारे सेम होने चाहिए, और जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो हमारे जीरो होंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों में डिफरेंस है। यूनिट मैट्रिक्स में जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो सकता। आप यहाँ 2 लिख देंगे, ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स नहीं रह जाएगी। और हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स हैं, आप उसको 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारे जीरो होंगे, विकर्ण के कंपोनेंट्स ही चेंज होंगे। और रही बात स्केलर मैट्रिक्स की, तो स्केलर मैट्रिक्स में हमारे विकर्ण के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे। आप लिखे कुछ भी, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, लेकिन तीनों कंपोनेंट्स हमारे सेम ही होंगे, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो जीरो होंगे। तो गाइस ये डिफरेंस होता है हमारा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स को हम पहली बात तो आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे 1 होंगे, और 1 के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। विकर्ण के सारे कंपोनेंट्स हमारे 1 होंगे, और जो बाकी के कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारे जीरो होंगे। तो ये हो गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स। और रही बात डायगोनल मैट्रिक्स की गाइस, तो डायगोनल मैट्रिक्स के जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे 1 2 3 एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारे जीरो होंगे। ये हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। और रही स्केलर मैट्रिक्स की बात, स्केलर मैट्रिक्स के जो विकर्ण में उपस्थित कंपोनेंट्स होंगे वो तीनों सेम होंगे। आप लिखे कुछ भी, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे या 4 लिखे, लेकिन तीनों कंपोनेंट, अगर आप 3 लिख रहे हैं तो तीनों 3 ही होंगे, और अगर आप 4 लिख रहे हैं तो 4 ही होंगे, और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे सारे जीरो होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये कुछ टाइप्स थे हमारे मैट्रिक्स के। अभी हमारे 2-3 टाइप्स और बचे हुए हैं मैट्रिक्स के, वो हमारे यहाँ जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बस यही बचा हुआ है। बाकी हमारे सारे टाइप्स हो गए हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं उनको भी, 3 टाइप्स बचे हुए हैं हमारे। चलो गाइस, तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारी थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं हमारे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, है। सीधा सीधा उसका तो मतलब पता चल रहा है हमें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम एक एग्जांपल देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें मतलब विकर्ण के जो हमारा मुख्य विकर्ण होगा उसके नीचे के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारे जीरो होंगे, तो वो हमारी हो जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग। 1 2 3 0 0 4 5 6, ये था हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके विकर्ण में जो उपस्थित हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके नीचे के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो सारे देखिए जीरो हैं। इसके नीचे के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारे जीरो हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गई हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सीधे सीधे हमें याद रखना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे उपस्थित जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारे जीरो होंगे। अगर ऐसी हमें मैट्रिक्स दिखाई देगी तो वो हमारी होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, गाइस। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है।
लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। निम्न त्रिभुजीय अवयव, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का उल्टा होता है। इसमें हमें जो मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे हमारे जीरो होंगे, वो हमारी होगी निम्न त्रिभुजीय अवयव, मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ठीक है, इसमें देखिए गाइस, इसके जो मुख्य विकर्ण है हमारा ये, ठीक है, इसके जो ऊपर उपस्थित हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारे जीरो हैं। देखिए ये सारे हमारे मुख्य विकर्ण के जो ऊपर जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमारे जीरो हैं, और जितने भी नीचे हैं वो हमारे नंबर्स हैं। तो मतलब अगर हमें ऐसी मैट्रिक्स दिखाई देगी तो ये होगी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सीधे हम याद रखेंगे कि अगर मुख्य विकर्ण के ऊपर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो हमारे जीरो होंगे तो वो होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजीय अवयव, ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टाइप्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एक लास्ट टाइप हमारा बचा हुआ है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मतलब होता है आयताकार अवयव, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब आयताकार अवयव, ठीक है, आयताकार अवयव। ये तो हमारे मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो आयताकार शेप में होगी, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है गाइस। मतलब ऐसा शेप हो कि वो जो हमारी जो मैट्रिक्स तैयार होगी उसमें रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, या कॉलम की संख्या कम हो और रो की संख्या ज़्यादा हो, तो वो जो शेप आएगा वो हमारा होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कॉमन सी बात याद रखिए, हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। भाई कह सकते हैं, हम लोग कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, मतलब रो की संख्या हमारी कॉलम की संख्या से कम है, इट मीन्स कि हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, और इसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें देखिए गाइस हमारे 4x3 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें 4 कॉलम्स हैं और 4 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये हमारी एक तरह से वर्टिकल मैट्रिक्स भी है, तो इससे हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहें या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहें बात बराबर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को और वर्टिकल मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यस। तो ये हमारे सारे टाइप्स हो गए मैट्रिक्स के, कितने टाइप्स की हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा इस तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।